हाँ तो दोस्तों, आज आपको मेरे चैनल पर एक जबरदस्त टॉपिक बताया जा रहा है जो बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। खास करके 10th-12th के लिए भी तो जरूरी है ही है, बशर्ते कंपटीशन में इतना जरूरी है जो कह नहीं सकते। कंपटीशन में बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता है और किसी भी कंपटीशन को उसमें क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज आपके लिए दो टॉपिक है, पहला क्रांतिक कोण, दूसरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, दोनों इस वीडियो में देखेंगे बारी बारी से और गौर से ध्यान देना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रांतिक कोण, जिसे हम सर्टिकल एंगल बोलते हैं। क्रांतिक कोण को हम बोलते हैं सर्टिकल एंगल। क्रांतिक कोण को पढ़ने से पहले हम कुछ फिगर को पढ़ते हैं, तब हम क्रांतिक कोण को समझ पाएंगे। सबसे पहले क्रांतिक कोण होने के लिए होना चाहिए दो शर्त। पहला, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। मानिए यहाँ पर पानी है, यहाँ पर क्या है, पानी यानी सघन माध्यम में, यानी इसको आप समझ सकते हैं। पानी को हम मिटा देते हैं क्योंकि फिगर बनाने में दिक्कतें होगी। इसको आप समझ जाइए जल है और ये क्या है, हवा है। ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। हवा विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम, और ये हो गया सघन माध्यम। आप देखते हैं गौर से क्या होती है, प्रकाश सबसे पहले सघन से विरल में जाना चाहिए। सघन से विरल में जाने का मतलब हुआ कि प्रकाश मान लीजिए ऐसे जाएगा और प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे। यहाँ पर अगर एक लंब डाल देते हैं तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभी लंब से दूर भागता है, यानी ऐसे मुड़ जाएगा। मेरा अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसमें हम बता चुके हैं प्रकाश अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, विलंब से दूर भागता है। अगर काश ऐसा होता कि प्रकाश यहाँ से गया होता और ये तब इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाके ये हल्का ऐसे तिरछा मुड़ जाएगा। और यही काश अगर ये ऐसा होता कि अगर यही प्रकाश ऐसे गया होता तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाके एक समय आएगा ये इस पर चलने लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा। प्रकाश की किरणें होगी इस रास्ता से, इस पथ से गति करने लगेगी। तो आप थोड़ा सा समझिएगा। अब यहाँ पर गति करने लगता है तो एक बात देखिएगा, अभिलंब और ये अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण है 90 डिग्री बन रहा है। इस बात को समझिए, पहले फिगर से पहले बढ़िया समझिए। ये अभिलंब है, ये अभिलंब है, अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। सबका नाम दे दीजिए ABCDO। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण बन रहा है ये एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कैसे समझे, प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे नहीं जाके हल्का क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। आप गौर से देखने का प्रयास कीजिए, इस पर बन रहा फिगर, ये जो मोटा वाला दर्शा रहे हैं, यहाँ से प्रकाश की किरणें आप जाने लगी। तो यानी जैसे जैसे प्रकाश को हल्का हल्का तिरछा करते जा रहे थे, यानी आपतन कोण घटते जा रहा था। देखिए आपतन कोण घटते जा रहा है तो अपवर्तन कोण मेरा बढ़ते जा रहा है। एक बात को याद रखिएगा, जैसे जैसे मेरा आपतन कोण, पहले आपतन कोण इतना था तब ऐसे जा रहा था, फिर आपतन कोण हल्का घटा तो फिर ऐसे, और आपतन कोण याद रखिएगा, जितना आपतन कोण घटेगा अपवर्तन कोण उतना बढ़ेगा। ये भी बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो आपतन कोण जब यहाँ से प्रकाश की किरणें गई और आपतन कोण इतना हुआ तो इसके लिए अपवर्तन कोण का मान हो गया 90 डिग्री। यानी एक ऐसी स्थिति आना चाहिए जिस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान हो जाना चाहिए 90 डिग्री। आपतन कोण का एक ऐसा स्थिति होना चाहिए, एक खास आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान हो जाना चाहिए 90 डिग्री। और इस कोण को हम कौन कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण। कौन कौन बोलते हैं, क्रांतिक कोण। तब क्रांतिक कोण की पहले परिभाषा देख लीजिएगा, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और एक निश्चित आपतन कोण के लिए, निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। अपवर्तन कोण का मान कितना हो, 90 डिग्री। इस अपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ये जो अपतन कोण होगा इसको हम कौन कौन कहेंगे, क्रांतिक कोण। यानी वैसे आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, उसी को हम कहेंगे क्रांतिक कोण। तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि हम क्रांतिक कोण किसको कहेंगे। तो अब एक बार अच्छी तरह से परिभाषा को सुन लीजिए, हमने एक बार पढ़ के आपको बताया था। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो एक निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। इस आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण कहेंगे। और इस क्रांतिक कोण को याद रखिएगा, हम c से सूचित करते हैं तब वर्तमान बराबर हो जाएगा 1/sin c, या sin c, इसी को यहाँ पर कर दें। वर्तमान को म्यू से सूचित करते हैं, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ।
आप मेरा पिछले वीडियो नहीं देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा इसमें परेशानी होगी। साइन सी यहाँ चला आएगा तो हो जाएगा 1/μ, यानी हम बता चुके हैं साइन सी, यानी साइन सी किसको कह रहे हैं, क्रांतिक, मतलब सी किसको कह रहे हैं, तो क्रांतिक कोण है, यानी ये आपतन कोण का मान कर सकते हैं आप, साइन सी है। और आप देखिएगा ये भी पूछिएगा साइन आई जो कहां से आएगा, ये क्या कह सकते हैं कि ये कहां से आएगा, तो हम आपको वर्तमान म्यू बराबर बताए थे पहले माध्यम में प्रकाश का वेग, यानी साइन आई बटा साइन आर, हम एक सूत्र कल बताए थे, आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो साइन आई की जगह आप दीजिएगा 90 बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर गौर जान लीजिएगा। तो आप जान लीजिएगा साइन आई बटा साइन आर, तो साइन 90 का मान क्या होता है आपको पता होना चाहिए, साइन 90 का मान होता है 1, और एक साइन आर, साइन आर को हम क्या माने हैं, अपतन कोण को यहाँ पर सी, तो हो जाएगा 1/c। आपको ये ध्यान देना चाहिए कि 1/c कहां से आता है, ये आपको फार्मूला पर कल जो हम बताए थे उस पर काम आ जाएगा। तो ऐसे आप टेंशन नहीं लीजिए, अभी पहले पूरा थ्योरी को पढ़ लीजिए, अब बाकी पूरे न्यूमेरिकल को, हर टॉपिक जितना हम पढ़ा रहे हैं प्रत्येक टॉपिक को न्यूमेरिकल डालेंगे और प्रत्येक टॉपिक को हम न्यूमेरिकल आपको समझाएंगे। तो पहले आपका काम है आप पहले थ्योरी को समझ लीजिए, तब आपसे न्यूमेरिकल बनेगी। तो न्यूमेरिकल का टेंशन नहीं लीजिएगा। तो आप समझ चुके हैं वर्तमान बराबर होता है 1/c, या साइन सी बराबर हो जाएगा 1/μ, यानी यहाँ क्रांतिक कोण। आप देखिए क्रांतिक कोण होने के लिए दो शर्त होते हैं, अब इसको हम इसलिए लिख दिए कि कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो क्रांतिक कोण होने के दो शर्त हैं, पहला प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा क्रांतिक अपवर्तन कोण का मान क्या होना चाहिए, समकोण। अपवर्तन कोण का मान समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, 90 डिग्री होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन। तो दोस्तों आप देखते हैं प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये क्या है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन, इसको थोड़ा सा देखते हैं, गौर से समझ में आ जाएगी, बेहतर तरीका से समझ में आएगा। आपने पहले वाला जो भी क्रांतिक कोण का जो फिगर देखा था मेरा, ये क्या देखे थे कि यहाँ पर मान लीजिए विलंब है और ये सघन माध्यम है और ये क्या है, विरल माध्यम है। अब आपने देखा था कि प्रकाश ऐसे गई, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ऐसे नहीं जाती, ऐसे मुड़ गया। फिर दूसरा देखा कि प्रकाश ऐसे गई और ऐसे नहीं जाना चाहिए था, मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे मुड़ गई, ये क्रांतिक कोण हो गया। अब इसके ऊपर जो जाएगा प्रकाश, ऐसे होके जो प्रकाश जाएगा, इसको जाना चाहिए था ऐसे, ये तो ऐसे नहीं जाती, अब क्या होगा, अब जब भी मुड़ेगा इससे तो नीचे मुड़ेगा, यानी ये उस माध्यम में नहीं जाके इसी माध्यम में प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। यानी प्रकाश, गौर से ध्यान देना है, उस माध्यम में नहीं जाके इसी माध्यम में प्रकाश की किरणें क्या होगी, यानी प्रकाश अब उधर नहीं जाके, यहाँ तक तो अंतिम था, यहाँ तक देखे थे क्रांतिक कोण नहीं लौट गया था, इस रास्ता से क्रांतिक कोण गया था, तब दूसरा जो प्रकाश की किरण इसी माध्यम में लौट गया। यही जो लौट जाता है, इसी जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में प्रकाश की किरणें लौट जाती है, यही लौटने की घटना प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहलाता है। और आप देखिएगा यहाँ तक तो क्रांतिक कोण होता है और अब अपवर्तन कोण का मान इतना बड़ा हो गया, तो अपवर्तन कोण का मान देखने से ही पता चलता है क्रांतिक कोण से अधिक है। अपवर्तन कोण का मान जो है देखने से पता चलता है क्रांतिक कोण से अधिक है। तो आपको मजा तो आना चाहिए कि क्रांतिक कोण से अधिक है। तो दूसरा बात ये भी वो समझ गए हैं कि अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो पूर्णांतरिक परावर्तन। अगर हल्का भी अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, थोड़ा सा भी अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन ही होगा, उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। एक बात याद रखना, प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन में कभी भी अपवर्तन नहीं होते हैं, मतलब कि वो क्रांतिक कोण से छोटा कोण नहीं बनते हैं। अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से छोटा नहीं बनते, जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो आप उम्मीद है कि इस चीज को बेहतर तरीका से समझ चुके होंगे। मैं मान रहा हूं कि आपने इससे बेहतर तरीका से समझा होगा कि पूर्णांतरिक परावर्तन क्या है। तो आप पहले पूर्णांतरिक परावर्तन की परिभाषा देख लेते हैं। फिगर तो हमने समझ लिया, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश। देखिए एक बात याद है, क्रांतिक कोण हो या पूर्णांतरिक परावर्तन हो, दोनों में एक बात मेमोरी में बैठा लेना है, दोनों में कि प्रकाश हमेशा और हमेशा सघन से विरल में जाएगा। एक बात तो दोनों में याद हो गया कि दोनों में कॉमन चीज बात है कि क्रांतिक कोण होगा तब पर भी, पूर्णांतरिक परावर्तन होगा तब पर भी, दोनों में प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। अब क्रांतिक कोण है तो कोण में याद रखिएगा, मेमोरी में बैठा लीजिए, कोण है तो कोण मतलब कि 90 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होगा, 90 डिग्री होना चाहिए।
कौन, ये बात हो गया। अब आएगा परावर्तन, तो दोनों रिलेटेड चीज है, दोनों के लिए सघन से विरल में जाता है। तो अब परावर्तन होने का मतलब उसी रास्ता में लौट जाना, उसी रास्ता में लौट जाना, मतलब उससे बड़ा कौन होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा, यानी क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। जब ये क्रांतिक कोण से जिस टाइम बड़ा होगा तो उसे हम पूर्णांतिक परावर्तन कह देंगे। तब परिभाषा को बेहतर तरीका से समझिए। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और एक निश्चित आपतन कोण के लिए, निश्चित आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो, या कह सकते हैं 90 डिग्री मतलब यहाँ तक क्रांतिक कोण होता था, या कह सकते हैं क्रांतिक कोण से अधिक हो, और प्रकाश की किरणें सघन माध्यम में ही लौट जाए, जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौट जाए। एक बात याद रखेगा, सघन में गया तो न्यूटन सघन में ही लौटेगा, ये भी बात आपको याद रखना, जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में लौटेगा, मतलब सघन से गया सघन माध्यम में ही लौट जाए। यह घटना प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन कहलाता है। तो एक बात याद रखेंगे कि पूर्णांतिक परावर्तन में जिस माध्यम से गया उसी में लौटेगा, यानी सघन से गया सघन में लौटेगा। पूर्णांतिक परावर्तन होने के दो शर्तें हैं, पहला प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा, और दूसरा अपवर्तन कोण का मान अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा या बड़ा होगा। इस बात को दोस्तों आप समझ चुके होंगे। फिगर आप उतार लीजिएगा, मैंने कोण का नाम नहीं दिया, आप कोण का नाम दे दीजिएगा, ABCD लिख दीजिएगा। अब बात आते हैं, हम देखते हैं पूर्णांतिक परावर्तन से होने वाली बहुत सारी जो घटना होती है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, यह घटना किस कारण से घटते हैं, तो उसके थोड़ा सा देख लेते हैं तब हम चलेंगे। तो दोस्तों देखते हैं प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के कारण घटने वाली घटना, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन देखे होंगे। हीरों का चमकना किस कारण से होता है, तो आप देखते होंगे प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन कारण, बहुत बार देखे होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो दो चार चीज देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में नहीं छूटेगी। हीरा का चमकना प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के कारण होता है। रेगिस्तान में मरीचिका तथा ठंडे देशों में मरीचिका, दोनों जगह मरीचिका दिखाई देता है। तो ये दोनों मरीचिका जो होती है, मरीचिका कैसे क्या होता है, आप मरीचिका के बारे में जानते होंगे। मरीचिका क्या है कि दूर दराज से आप देखे होंगे, कभी जब आप रोड पर होंगे, सड़क पर होंगे ना, तो दूर तक देखिएगा, गर्मी के मौसम में बहुत दूर देखिएगा, सीधा देखते रहिएगा, तो वहां पर आपको लगेगा कि पानी है। जब वहां के पास जाइएगा तो आपको पानी नहीं नजर आएगी, लगेगा पानी है, ये वहां पर जाने के बाद पानी नहीं नजर आएगी, तो इसी को मतलब एक भ्रम है मरीचिका एक प्रकार से। तो ऐसी घटना को हम मरीचिका कहते हैं। मरीचिका क्या है, मरीचिका के एक स्पेशल और वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें बेहतर तरीका से मैं मरीचिका को समझाऊंगा। अभी देखिए एक मरीचिका भ्रम है। तो रेगिस्तान में मरीचिका तथा ठंडे देशों में मरीचिका। दूसरा, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, ये सब प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के कारण है। पानी में हवा भरे बुलबुले चमकते हैं, ये सब प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष की घटना, जिसे आप लोग ठेठी भाषा में पंचसखा भी कहते हैं, ये सारे घटना प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन के कारण होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।